नमस्कार, मैं हूँ सृष्टि। द वार बुलेटिन में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत आज हम कर रहे हैं एक बड़ी खबर से। महाराष्ट्र में पूर्ण कर्ज माफ़ी के लिए, ऋण माफ़ी के लिए हज़ारों की तादाद में किसान नासिक से पदयात्रा करके मुंबई पहुंच के महाराष्ट्र विधानसभा का घेराव करने वाले हैं। और ये किसान अपनी कुछ डिमांड्स हैं जो रख रहे हैं, और साथ ही में इन डिमांड्स को देखते हुए और इन हज़ारों की तादाद में जो किसान पहुँच रहे हैं इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने भी 6 मंत्रियों की समिति का एक गठन किया है। और साथ ही में विधानसभा घेरने के लिए जो इनकी मांगे हैं उसमें अपनी पूर्ण ऋण माफ़ी के साथ साथ आदिवासियों की ज़मीनों के लिए भी इनकी कुछ मांगे हैं। साथ ही में बिजली के लिए भी, बिजली के बिल की भी मांग जो है उसकी भी माफ़ी ये लोग मांग रहे हैं। हम देख रहे हैं कि किसानों के इस प्रदर्शन की अगुवाई जो कर रहे हैं माकपा के संबंध के, ऑल इंडिया किसान सभा के, वो लोग इस बारे में विचार कर रहे हैं कि आखिर सरकार को क्या पेश करना है। वो लोग इस बारे में विचार करके अपना प्रस्ताव रखेंगे। किसानों के मुद्दे पे कांग्रेस के अलावा शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का भी इन्हें समर्थन मिला है। मोर्चे के मुंबई पहुंचने पर शिवसेना की ओर से आदित्य ठाकरे ने सभा को संबोधित भी किया। उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक से निकले ये किसान ऑल इंडिया किसान सभा के आह्वान पर पूर्ण ऋण माफी के लिए और अन्य समस्याएं जैसे बिजली बिल की, जैसे मैंने आपको बताया, उसकी माफी के लिए ये लोग लंबे मार्च में निकले थे। किसान ऋण माफी के बजाय और भी अन्य मांग कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें थी, जो रिकमेंडेशंस थे, उनको लागू किया जाए। AIKS के जो सचिव हैं राजू देसले, उन्होंने इस बात को कहा कि वो लोग विकास के बारे में, राज्य सरकार जो विकास की बातें कर रही है उसमें हाईवे और बुलेट ट्रेन के लिए किसानों की ज़मीनों का ज़बरदस्ती अधिग्रहण ना करे। और ये जो किसान हैं वो स्वामीनाथन आयोग की जिन रिपोर्ट की, जिन सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं, उसमें यह कहा गया है कि जो किसानों की उत्पादन की कुल लागत है उस पर 1.5 गुना भुगतान किया जाए और इसी को ध्यान रखते हुए MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। ऐसी संभावना कम है कि इन किसानों को विधानसभा तक सबको जाने दिया जाएगा, लेकिन किसानों के एक डेलीगेशन के, उनके नेताओं के एक प्रतिनिधित्व मंडल को ज़रूर मुख्यमंत्री से मिलने की इजाज़त दी जा सकती है। और द वायर की वेबसाइट में आप साथ में जाके देख सकते हैं कि एक इंटरव्यू है जिसमें ये ऑल इंडिया किसान सभा के अध्यक्ष अशोक धावले से एक बातचीत है। विस्तार से उस बातचीत में उन्होंने ये बताया है कि किस तरह से पद यात्रा करके किसान अपनी पूर्ण ऋण माफ़ी की बात कर रहे हैं, और साथ ही में ये जो सरकार ने वादे किए थे वो असल में किसानों के साथ और आदिवासियों के साथ किस तरह का धोखा साबित हुए हैं। उन्होंने ये भी बोला कि पिछले साल जून में 5 मंत्रियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का 34,000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ़ करने की बात की थी, लेकिन सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया है। साथ ही में उन्होंने ये बताया कि सरकार ने कर्ज माफ़ी के लिए ऐसी शर्तें बनाई हैं जिसको कोई भी किसान पूरा नहीं कर सकता। न्यूनतम समर्थन मूल्य के विषय में, MSP के विषय में उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से उसको दिखाया जा रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। सरकार ने इस तरह से पूरी तरह से किसानों को छला है। और स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट थी उसमें था लागत पर 50% अधिक देने की बात की गई थी, लेकिन अभी सरकार ने जो MSP है उसके लिए परिभाषा ही बदल दी है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के लिए उन्होंने कहा कि बजट के समय उन्होंने भी वादा किया था कि फसल में MSP का जो भी है वो 50% लागत के ऊपर दिया जाएगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर फसल पर MSP के अनुसार भुगतान नहीं मिला है और असल में उससे बहुत ही कम मिला है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से भाषण में वादे किए गए थे उन पर उन्होंने कहा कि अभी केंद्र सरकार ये दलील दे रही है कि ये MSP तय करना और ये कर्ज माफ़ करना ये सब राज्य सरकार के हाथ में है, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा होना चाहिए था, अगर ऐसा ही है तो उनको लोकसभा चुनाव में जब वो भाषण दे रहे थे, जब वो वादे कर रहे थे सरकार, उस समय उनको कहना चाहिए था कि अगर मैं सरकार बना भी लेता हूँ, सत्ता में आ भी जाता हूँ, तो भी मैं कर्ज माफ़ नहीं कर पाऊँगा। इन्होंने और भी बहुत से तरीके बताए हैं कि जिस तरीके से बैंक कर्ज वसूली करता है उसमें जो किसानों की बढ़ती आत्महत्या के दर हैं उसमें सिर्फ कर्ज को पूरा ना दे पाना एक कारण हो सकता है, लेकिन उसके साथ जो मानसिक प्रताड़नाएं बैंक देता है और जिस तरह का अपमान का सामना इन किसानों को करना पड़ता है, ये भी एक बड़ा कारण है कि ये किसान इतनी बड़ी संख्या में साल दर साल उनके सुसाइड रेट्स बढ़ रहे हैं। और फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में उन्होंने कहा कि 2006 में ये कानून पारित हुआ था, लेकिन अब 12 साल हो गए हैं, लेकिन आदिवासियों को इसका कोई भी फ़ायदा नहीं मिला है। इस पूरे इंटरव्यू को, इस खबर को आप वायर हिंदी की वेबसाइट में जाके डिटेल में पढ़ सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं एक और बड़े मामले के बारे में कि मध्य प्रदेश का जो बहुचर्चित व्यापम घोटाला मामला रहा है उसमें 6 महीने में CBI ने व्यापम ब्रांच के 70% अधिकारियों का तबादला किया है। घोटाले के 50 से ज़्यादा मामले लंबित हैं और CBI ने एक दिन में जो विशेष व्यापम शाखा थी उसके 20 अधिकारियों का तबादला किया है।
मध्य प्रदेश का ये जो बहुचर्चित व्यापम मामला था, उसमें सीबीआई ने घोटाले जांच के लिए जो विशेष व्यापम शाखा बनी थी, उसके 20 अधिकारियों का तबादला किया। और आपको बता दिया हमने जैसे कि 50 मामले अभी भी इसमें लंबित हैं और सभी अधिकारियों को जिनका तबादला किया गया है उनको दिल्ली की सीबीआई की एंटी करप्शन शाखा में भेजा गया है। और ये व्यापम का घोटाला जिसमें नियुक्तियों और परीक्षाओं में जो धांधली का 2012 में ये मामला सामने आया था, उस समय स्पेशल टास्क फोर्स ने इसकी जांच शुरू की थी। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला सीबीआई को सौंपा था। उसके बाद इस मामले में सीबीआई के डायरेक्टर की अगुवाई में 40 अफसरों की एक टीम गठित हुई थी। इसके बाद 2016 में सीबीआई ने विशेष व्यापम स्कैम ब्रांच का गठन किया, जिसमें 100 अधिकारी लगभग शामिल थे और डीएसपी, एसपी, इंस्पेक्टर, हर स्तर के अधिकारियों का इसमें शामिल किया गया था। और एक ही हाल में एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी बताया जा रहा है कि 20 तबादलों के बाद बीते 6 महीनों में इस टीम के लगभग 70% स्टाफ कम हुआ है। और इन तबादलों की खबर आने के बाद जो विपक्ष है उन्होंने व्यापम घोटाले पे काफ़ी सवाल भी उठा रहे हैं और वो सरकार को इस पे निशाना भी साध रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय श्रमजीवी महिला दिवस के बारे में, जिसके अगले दिन ही उत्तर प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन कॉल सेंटर में महिलाओं के साथ बदसलूकी का दुर्व्यवहार का एक बड़ा मामला सामने आया है। ये मामला गोमती नगर के विभूति खंड के साइबर टावर स्थित सीएम हेल्पलाइन ऑफिस का है, जहां महिलाएं जो कर्मचारी थे वो अपने वेतन की मांग कर रहे थे, जिसके साथ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया इस मांग को लेकर। और उसके बाद उन्हें पुलिस की बदसलूकी का भी सामना करने पड़ा। और ये जो बीपीओ है, इसका सोवरेन नाम की एक कंपनी इसका देखरेख कर रही है। और ये महिला कर्मचारियों का आरोप है कि इनको 4 महीने से वेतन नहीं मिला है। लगभग 1000 से ऊपर की संख्या के महिला कर्मचारी हैं जिनका ये आरोप है कि उनको इतने 4 महीने से लगभग वेतन नहीं मिला है। और जब उन्होंने वेतन की मांग की तो उनके इसको अपशब्द भी कहे गए, छेड़खानी भी हुई। महिलाओं का यह भी आरोप है कि साइबर टावर ऑफिस के एक कमरे में उनको ज़बरदस्ती बंद करके उनके साथ मारपीट भी की गई। प्रदर्शन के समय जब ये प्रदर्शन कर रही थी, विरोध प्रदर्शन कर रही थी, तो पुलिस के दमन और बदसलूकी के कारण बहुत सारी महिलाएं, लगभग 10 महिलाएं बेहोश हो गईं, जिनको राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी ले जाया गया। महिलाओं ने यह भी कहा है कि जिस समय वो अटेंडेंस के लिए जाती थी ऑफिस में, तो उनको पेपर पंचर करने के लिए नहीं दिया जाता था, बल्कि खाली कागज़ में उनसे सिग्नेचर्स करा लिए जाते थे। इन महिलाओं ने ये बताया है कि उनको जिस तरह से ये बदसलूकी का सामना करना पड़ा है और उनकी जो बेसिक डिमांड थी वो उनके 4 महीने की वेतन की थी। ये बात हम आपको बता रहे हैं विमेंस डे के अगले दिन की, जब राज्य सरकार ने भी, देश की सरकार ने भी, कॉरपोरेट बाजार, इन सब ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को इतने ज़ोर शोर से मनाया, लेकिन असल में महिलाओं की जो स्थिति है वो एक ज़मीनी सच्चाई कुछ और दिखाती है। संसद की एक समिति ने केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को फटकार लगाते हुए कहा है कि जो मैला ढोने की प्रथा है, उस प्रथा पे जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको गंभीरता से लिया जाए और ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं उनके पुनर्वास हेतु रोजगार योजना का बजट आवंटन को बढ़ाया जाए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि जनवरी 2017 तक कुल 12,737 मैनुअल स्कैवेंजर थे, उनकी पहचान की गई थी, लेकिन इस साल 17 जनवरी तक मैनुअल स्कैवेंजर्स की जो संख्या है वो 13,639 हो गई है। यानी कि लगभग 2017 और 18 के बीच जनवरी के महीने में मात्र 902 मैनुअल स्कैवेंजर की पहचान बढ़ी है। इसको लेकर सरकार, ये समिति है, इसने अप्रसन्नता प्रकट की है और उन्होंने कहा है कि जो भी रिकमेंडेशंस हैं इनको सीरियसली लिया जाए, गंभीरता से लिया जाए। भाजपा के रमेश बैस की अध्यक्षता वाली ये समिति है जिसने कहा है कि मैनुअल स्कैवेंजर अब भी मौजूद हैं, देश में इनकी बड़ी संख्या मौजूद है, इसलिए समिति यह भी चाहती है कि जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग है वो इस समस्या को गंभीरता से ले और ये जो बजट आवंटन है उसको बढ़ाए। साथ ही में इस रोजगार के लिए पिछले वित्त वर्ष में 44 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ था, लेकिन इस वर्ष में अगर देखा जाए तो 30 करोड़ रुपए का ही आवंटन हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप देखें तो वित्त मंत्रालय ने यह भी आग्रह किया है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए पुनर्वास योजना और उनके बच्चों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवंटन को बढ़ाया जाए। अब हम बात करने जा रहे हैं डेथ पेनाल्टी, कैपिटल पनिशमेंट, मृत्युदंड के बारे में, मौत की सजा के बारे में, जिसके बारे में गृह मंत्रालय ने राज्य सरकारों से जवाब मांगा था कि क्या डेथ पेनाल्टी को खत्म किया जाना चाहिए या नहीं खत्म किया जाना चाहिए। इसमें 12 राज्य सरकारों ने जवाब देके कहा है कि डेथ पेनाल्टी को, कैपिटल पनिशमेंट को नहीं खत्म किया जाना चाहिए। सिर्फ कर्नाटक और त्रिपुरा ही 2 ऐसे राज्य हैं जिनको लगता है कि डेथ पेनाल्टी को, कैपिटल पनिशमेंट को खत्म किया जाना चाहिए।
तो ये बात है 2015 की, जब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन है जस्टिस AP शाह ने रिकमेंड किया था, सिफारिश की थी कि डेथ पेनाल्टी, कैपिटल पनिशमेंट को ख़त्म कर देना चाहिए और सारी एक्टिविटीज़ के लिए, सारी क्राइम्स के लिए, सिवाय जो टेरर क्राइम्स हैं, यानी कि जितने भी नॉन टेरर क्राइम्स हैं उनके लिए डेथ पेनाल्टी को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए। इसके बाद मिनिस्ट्री ने राज्य सरकारों से इसका जवाब मांगा था कि उनका क्या ओपिनियन है, उनको क्या लगता है इस बारे में। 14 स्टेट्स ने, 14 राज्यों ने इसमें जवाब दिया है, जिसमें से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, दिल्ली, इन सब ने कहा है कि डेथ पेनाल्टी को ख़त्म नहीं किया जाना चाहिए। और इन सरकारों ने इसके पीछे की वजह ये बताई है कि जो रेप, बलात्कार, मर्डर जैसे गंभीर क्राइम्स हैं, इन क्राइम्स के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए जो अपराधी हैं उनमें डर बैठाए रखने के लिए कैपिटल पनिशमेंट, मृत्यु दंड जरूरी है। तो ये थी आज की 5 बड़ी खबरें, जिसमें हमने जाना कि ये जो इतने सारे किसान लोकतंत्र में सड़कों पे उतरे हुए हैं और वो अपने लिए कर्ज माफ़ी की मांग कर रहे हैं, और साथ ही में मैनुअल स्कैवेंजिंग अभी भी इतनी बड़े संख्या में देश में होती है। इतने सारे मैनुअल स्कैवेंजर्स जनवरी 2017 से 2018 में पाए गए हैं। और साथ ही में ये जो इंटरनेशनल वर्किंग वीमेंस डे के अगले दिन यूपी में महिलाओं को वेतन नहीं मिला और उसके बाद उनको किस तरह से बदसलूकी का सामना करना पड़ा। और साथ ही में हमने देखा कि किस तरह से महिलाएं, किसान, मजदूर, आदिवासी, इनके लिए जो विकास की परिभाषा है वो देश में शायद जो सरकार की विकास की परिभाषा है उनसे मेल नहीं खाती है। इसलिए ये किसान इतनी बड़ी संख्या में ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी ज़मीन के अधिग्रहण के खिलाफ इस प्रदर्शन को जारी रख रहे हैं। और साथ ही में ये आर्थिक असमानता देश में जिस तरह से बढ़ रही है उसकी खबरें हम आपको बुलेटिन में देते ही रहते हैं। तो हमें भी सोचने की ज़रूरत है कि आखिर ये लोकतंत्र की कौन सी परिभाषा है, डेमोक्रेसी की कौन सी डेफिनेशन है जिसमें हम जी रहे हैं। इसी के साथ मैं सृष्टि, द वार बुलेटिन में आज इतना ही।